नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सप्ताह की गपशप में आज भारत और चीन के रिश्तों पर बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद गए। चीन के बनवाए संगठन SCO की बैठक थी। चीन ने क्योंकि भारत की सीमा के 2 ठिकानों से सैनिक पीछे करने की सहमति दी है, तो भारत में उम्मीदें जगी। लोगों ने सोचा सीमा झगड़ा सुलझता हुआ है। समरकंद में दोनों देशों के नेता अलग से बात करेंगे। शायद अप्रैल 2020 से पहले के सामान्य रिश्ते लौट आए। लेकिन समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अलग बैठक नहीं हुई। इससे क्या जाहिर है? क्या दोनों तरफ शक शुबा नहीं है? चीन सीमा पर दबाव बनाकर क्या भारत को लगातार उलझाए हुए नहीं रख रहा? इसलिए लाख टके का सवाल है कि कूटनीति और ताकत के खेल में शी जिन पुतिन और मोदी में कौन ज़्यादा शातिर है। तभी पहली गपशप का हेडिंग है, शी जिन पुतिन और मोदी में से कौन है शातिर। और इसका अपना जवाब है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। प्रमाण है शंघाई सहयोग संगठन या कि SCO की बैठक। किसने ये संगठन बनाया? सन 2001 में चीन की पहल पर यह बना। क्यों? ताकि सोवियत संघ से अलग हुए 4 मध्य एशियाई देश उसकी गिरफ्त में आए। ये देश पश्चिमी देशों के बहुपक्षीय मंच में नहीं बंधे। फिर चीन ने रूस, पाकिस्तान, ईरान और भारत को भी परस्पर सहयोग के हवाले जोड़ा। जाहिर है राजनीति के साथ व्यापार और कारोबारी धंधे का यह एक चीनी ताना बाना है। जैसे भारत ने अपनी धुरी पर सार्क बनाया था और क्षेत्रीय हित सोचे, वैसे चीन ने मध्य एशिया का ताना बाना बनाया। सार्क जहां भारत की असफलताओं की झांकी है, वही SCO चीन के वर्चस्व का प्रमाण। इसके सदस्यों और इसके देशों को एक एक करके यदि देखें तो सभी देश आज चीन के आश्रित बाजार हैं। चीन और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग इनके बिग बॉस की तरह। संगठन के महाशक्ति देश रूस पर जरा गौर करें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक से अलग शी जिनपिंग से मुलाकात की और उन्होंने शी जिनपिंग के आगे यूक्रेन पर हारने की खबरों पर अपनी तरफ से सफाई दी। मामूली बात नहीं है जो पुतिन ने खुद 15 सितंबर की मुलाकात से ठीक पहले कहा कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर चीन चिंता में और सवाल लिए हुए हैं। आज की मुलाकात में हम हमारी पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे। कल्पना करें शी जिनपिंग के आगे पुतिन द्वारा यूक्रेन में हारने की सफाई देना और फिर मदद मांगना। क्या ये शी जिनपिंग की शातिरता का प्रमाण नहीं है? शी जिनपिंग के दोनों हाथों में लड्डू है। पुतिन अब और उन पर और ज़्यादा अधिक आश्रित है। वह रूस से सस्ता तेल और गैस लेता हुआ है तो उसे सामान बेचता हुआ भी, अपनी करेंसी को रूस में भरते हुए। रूस के पूरे प्रभाव क्षेत्र में अलग उसकी दादागिरी चल पड़ी है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने भी आकर चीन का एहसान जताया। SCO के सदस्य देश उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ रूस और नए सदस्य ईरान पर भी शी जिनपिंग की गॉडफादर वाली हैसियत बनी हुई है। तभी सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि समरकंद जाकर चाइनीज वर्चस्व के MCO की बैठक में शरीक हुए हैं तो भला क्या सोचकर? क्या वे शी जिनपिंग से अधिक शातिर है? क्या लद्दाख के 2 इलाकों में चीनी और भारतीय सैनिकों के पीछे हटने की सहमति को उन्होंने चीन का झुकना माना? भारत से क्या शी जिनपिंग डर गए हैं? क्या वे ठान बैठे हैं कि वे अमेरिका, जापान या कि पश्चिमी देशों के साथ भारत का अलायंस नहीं होने देंगे? चीन ने क्या भारत का महत्व मान लिया है, इसलिए वह सीमा पर अपना रुख बदलता हुआ है? संदेह नहीं है कि सीमा के 2 इलाकों से सैनिकों को हटाने का चीन का फैसला SCO की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति के लिए किया था। क्यों? ताकि अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मैसेज हो कि भारत उनका वैसा साथी नहीं है जैसा वे मानते हैं। भारत को चीन न्यूट्रल बनाए रख सकता है। वह सीमा पर दबाव बनाए रखकर
उसके भविष्य के वैश्विक शक्ति के टकराव में भारत को बीच में उलझाए रखेगा। भारत वैसे ही कंफ्यूज रहेगा जैसे वे यूक्रेन के मामले में रूस के साथ रहा। चीन चाहता है कि भारत न इधर का रहे और न उधर का। दुनिया भारत को लेकर कंफ्यूज रहे। खुद भारत और उसके लोग चीन के दीर्घकालीन इरादों को लेकर कंफ्यूज रहे। चीन पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश से और लद्दाख तक अपनी पक्की सैनिक तैयारियों, ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता रहेगा, जबकि भारत इस कन्फ्यूजन में रहेगा कि वह चीन से कूटनीति करते हुए उसे समझा लेगा। सवाल है, क्या इस चालबाजी को विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बूझते होंगे? निश्चित ही समझते हैं, लेकिन करें तो क्या करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयशंकर और भारत के हम लोग आज में या कि सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। इसलिए जैसे पुतिन की आज शी जिनपिंग पर निर्भरता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी निर्भरता है। मजबूरी है कि चीन से व्यापार भी चले और जनता में चीन से कूटनीति में जीतने का स्वांग भी बना रहे। हाँ, यह भी स्वांग है, एक छल है जो भारतीय सैनिकों की अप्रैल 2020 तक जो सीमा पेट्रोलिंग की रेखा थी, उससे भारत पीछे हट रहा है। अब हमारे सैनिक अप्रैल 2020 के इलाके तक पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। यह वैसी ही स्थिति है कि कोई आपके या मेरे घर की बाउंड्री में घुस आए, कब्जा करे और फिर हम ये समझौता माने कि बाउंड्री का इलाका न मेरा और न दुश्मन का। चीन के शी जिनपिंग की यह मेहरबानी नहीं है कि वे अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। उल्टे भारत ने उनकी ये शर्त मानी है कि भारतीय सैनिक अप्रैल 2020 की निशानी तक पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। तो कौन हुआ शातिर, कौन झुका, कौन अपने कब्जे की ज़मीन गंवाते हुए? भारत ने गंवाई है या नहीं? क्या भारत की सरकार और भारतीयों का दिमाग यह सोचने में भी समर्थ नहीं है कि 2 साल पहले हमें चीन ने पीछे धकेला तो वहाँ से धकेले रहना जीत होती है या हार? भारत की सेना अपने इलाके से छिटक रही है या चीन की? इस छोटी सी सहमति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सी के बनवाए मंच पर जाकर क्या उसकी शोभा नहीं बढ़ाई? जो हो, अपने को नहीं लगता है कि मोदी सरकार सीमा पर अप्रैल 2020 की स्थिति को वापस लौटवा सकेगी। अब अगली गपशप है, चीन से दोस्ती व दुश्मनी दोनों कैसे चलेगी? नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद के शुरू के कई सालों तक चीन के साथ खूब दोस्ती दिखाते रहे। उन्होंने चीन के साथ सचमुच दोस्ती की, तभी चीनी कंपनियों का गुजरात में निवेश भी हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर शी जिनपिंग को झुलाया। बाद में अनौपचारिक वार्ता के लिए वे वुहान गए। दूसरी अनौपचारिक वार्ता के लिए जिनपिंग भारत आए और ममलापुरम में दोनों के बीच वार्ता हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पहले डोकलाम में चीन ने भारत की जमीन कब्जाई, उसके बाद पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ करके जमीन पर कब्जा किया। दशकों बाद दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प हुई, जिसमें गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए। अप्रैल 2020 के बाद सारी स्थितियां बदल गई। पूर्वी लद्दाख में गलवान से लेकर पेंगोंग झील, देपसांग, डेमचक सहित कई जगहों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। एक तरफ यह स्थिति है, सचमुच में 2.5 साल से दोनों देशों में ज़बरदस्त तनातनी है और दूसरी ओर हमारा चीन के साथ कारोबार बढ़ता हुआ है। पहली बार भारत और चीन के बीच कारोबार 100 अरब डॉलर से ज़्यादा हुआ है। पिछले साल यानी 2021 में भारत और चीन के बीच 125 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, जिसमें भारत का व्यापार घाटा 69 अरब डॉलर का था। इसमें भारत ने चीन से 94 अरब डॉलर का सामान मंगाया। यह भारत के कुल आयात का 15% है। इस साल यानी 2022 की पहली 6 माही में ही चीन के साथ भारत का कारोबार 67 अरब डॉलर का हो चुका है।
इसका मतलब है कि पिछले साल के कारोबार का रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा। सोचें, एक तरफ चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, पड़ोसी देशों पर दबाव डालकर उनको भारत के खिलाफ बना रहा है, सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाकर भारत को घेर रहा है, तो दूसरी ओर भारत उसके साथ लगातार कारोबार बढ़ाता हुआ है। उस कारोबार में भी ऐसा नहीं है कि भारत को फायदा है, भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। भारत की ओर से चीन को जितना निर्यात किया जा रहा है उससे लगभग 4 गुना आयात या कि 4 गुना ज़्यादा सामान हम मंगा रहे हैं। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का नारा है तो दूसरी ओर देश पूरी तरह से चीन निर्भर होता जा रहा है। देश के तमाम सामरिक जानकार इस बात के लिए भारत की आलोचना कर रहे हैं। सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने पिछले साल एक आंकड़ा देकर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच में चीन के साथ हमारा कारोबार 2 गुना हो गया। उन्होंने बताया कि 2021 के जनवरी से नवंबर के बीच में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $61 अरब का हो गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह आंकड़ा भारत के एक वित्तीय वर्ष में कुल रक्षा खर्च के लगभग बराबर है। इसलिए एक तरफ सीमा विवाद है तो दूसरी ओर चीन के साथ कारोबार है। ऐसे ही एक तरफ चीन से सीमा विवाद सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हैं तो दूसरी ओर दलाई लामा को बधाई दी जा रही है और साथ ही संसदीय समिति की ओर से दलाई लामा को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही है। तो क्या चीन इस बात को नहीं समझ रहा है? उसे पता है कि उसको भारत के साथ कैसे पेश आना है, बस भारत को नहीं पता है कि चीन से कैसे निपटना है। इसलिए भारत की कूटनीति, आर्थिक नीति और सामरिक नीति सभी कन्फ्यूजन में है और दूसरी तरफ चीन लगातार एक निश्चित रणनीति में भारत को घेरते हुए है। तीसरी गपशप है, अमेरिका और यूरोप भारत पर तब कैसे भरोसा करेंगे। प्रधानमंत्री ने समरकंद जाकर संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में हिस्सा लिया। उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 2 तरफ पक्षीय वार्ता भी हुई। एक तरफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड का भारत हिस्सा है और दूसरी ओर वह SCO की बैठक में हिस्सा लेता है। एक तरफ अमेरिका और जापान के साथ 2+2 की बैठक वह करता है तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत होती है। पता नहीं भारत की विदेश नीति के रणनीतिकारों ने इस पर ध्यान दिया या नहीं कि ब्रिटेन ने महारानी के अंतिम संस्कार में रूस और यूक्रेन के खिलाफ उसकी मदद करने वाले बेलारूस को न्योता नहीं दिया। जब दुनिया इस तरह से खेमे में बटी है तो उसमें भारत को अपने हितों को समझते हुए कूटनीति करनी चाहिए। कोई सोचे कि भारत सबके साथ है तो वैसा कूटनीति में नहीं होता है। भारत जब गुटनिरपेक्ष देशों की राजनीति करता था तब भी भारत का झुकाव रूस की ओर होता था। इसकी वजह से पश्चिमी दुनिया के देश भारत पर बहुत विश्वास नहीं करते थे। 1991 में सोवियत संघ के बिखराव और भारत में मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति अपनाए जाने के बाद स्थितियां बदली। रूस पहले के मुकाबले कमजोर हो गया तो भारत का कारोबार पश्चिमी देशों के साथ में बढ़ा। अमेरिका से परमाणु संधि के बाद भारत का अछूतपना भी खत्म हुआ। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि भारत अब भी गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलता रहे। हालांकि इससे ऐसा भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान चले गए या रूस के राष्ट्रपति से मिल लिए तो अमेरिका और यूरोप के देश भारत से रिश्ते खत्म कर लेंगे। असल बात यह है कि भारत पर भरोसा घटेगा, वह न इधर का रहेगा और न उधर का। भारत पर जब संकट आएगा तो दुनिया के सभ्य और विकसित देश दिल खोलकर मदद नहीं करेंगे। इसलिए भारत को समझ लेना चाहिए कि चीन का कभी भी भारत के ऊपर भरोसा नहीं है और न हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हमें करना भी नहीं चाहिए। वह भारत के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों को हड़पने और कमज़ोर करके रखने की कूटनीति कर रहा है। भारत उसके साथ चाहे जितना कारोबार बढ़ा ले और उसकी वजह से चाहे जितना भी नुकसान उठा ले, वह भारत पर भरोसा नहीं करता है। भारत को पता होना चाहिए कि स्लाइसिंग डिप्लोमेसी या कि सलामी कूटनीति के तहत वह एक एक टुकड़ा ज़मीन का हड़प रहा है।
भारत भूमि पर कब्जा बढ़ाता रहेगा। यह भी ध्यान रहे कि रूस पूरी तरह से अब चीन का पिछलग्गू हो गया है। हम उससे पुराने संबंधों की जितनी दुहाई दे वह भारत के काम नहीं आने वाला है, वह चीन को रोकने नहीं वाला है। मतलब यह कि चीन का रूस पर भरोसा नहीं है और भारत भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। तो उसके चक्कर में अमेरिका, यूरोप के ऐसे देश जो भारत पर भरोसा करते हैं या भारत के लोकतंत्र, इसकी आबादी और इसके पेशेवरों की वजह से अपने को भारत से जोड़ते हैं, तो उनमें क्यों शंका हम पैदा करें, उनका भरोसा क्यों खोना चाहिए। तभी सवाल है कि प्रधानमंत्री ने समरकंद जाकर समझदारी का काम किया, यह गलत कूटनीति थी। अगर प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते तो क्या वह ज़्यादा बेहतर कूटनीति नहीं होती। अब सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट यहीं समाप्त। अनुरोध है गपशप का दूसरा पार्ट भी सुनें। धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना